जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपके घर पर दीपावली और भैया दूज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाया गया होगा और आपने भी आनंद पूर्वक इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया होगा। प्रकृति से प्रेम करते हुए आपने प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए इस त्यौहार को भली भांति बनाया होगा और साथ ही साथ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बीते 2 दिन पहले बाल दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम आज अपना नया पाठ, जो है पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज। यहाँ पर धनराज एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो भारतीय हॉकी जगत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपनी दास्तान ज़िंदगी को इस कहानी के माध्यम से, या ये कहें कि उनका जो ये पाठ है, इस पाठ के माध्यम से बयां किया हुआ है। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के कारण धनराज जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के कारण मैं थोड़ा तुनुक मिजाज, आप चिड़चिड़ा कह सकते हैं, या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना किसी चीज़ को लेकर के, इस तरीके का इनका व्यवहार हो गया है। इसको यहाँ पर इन्होंने अपनी इस कहानी के इस पाठ के माध्यम से हम तक पहुँचाया है। ये है हॉकी के प्रसिद्ध, यहाँ पर धनराज का इंटरव्यू लिया गया है और उस इंटरव्यू में इन्होंने कई चीज़ों को बताया गया है। तो ये पाठ हमारा साक्षात्कार पर आधारित है। इस पाठ में धनराज का साक्षात्कार किया गया है और धनराज ने अपने साक्षात्कार में कई चीज़ों को बताया और अपने संघर्ष और अपने जीवन की कई छोटी छोटी पहलुओं को बयां किया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो समझते हैं इस पाठ को। यहाँ पर ये कहते हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने किया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब धनराज, आप देख रहे होंगे, महान हॉकी खिलाड़ी हैं ये हमारे भारत के, जब ये 35 वर्ष के हुए तो इनका विनीता पांडे ने साक्षात्कार लिया और उस साक्षात्कार का जो सारांश कह सकते हैं, या वो साक्षात्कार जो अखबारों में छपा, उसका एक छोटा सा रूप हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसका संपादित रूप, जो अंश है, अखबार में छपने से पहले संपादक इसको संपादित करते हैं, तो उसका संपादित अंश हमारे सामने है। तो विनीता जी सुप्रसिद्ध महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले से पूछती हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। इस सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे? तो धनराज पिल्ले जो है, तंग गलियों में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा, जिसको खेलने की बड़ी इच्छा, और अपनी इस इच्छा को पूरा करते करते ये हॉकी का एक महान खिलाड़ी बन गया। वो हॉकी जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, जिस हॉकी के दम पर हमने दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, उस हॉकी की बात कर रहे हैं। तो मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए ये तंग गलियों से निकल करके, और इनका जो एक सफ़र था बहुत ही कष्ट साध्य था, कष्ट से भरा हुआ था। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
तो धनराज जी यही कहते हैं कि बचपन की मुश्किलों से, जो बचपन था इनका वो मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत ही गरीब थे और मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, यानी कि जो इनके दो बड़े भाई थे वो भी हॉकी खेलते थे। और ये कहते हैं कि हम काफ़ी गरीब थे। उन्हीं के चलते मुझे उनका शौक़ बहुत हुआ, मतलब उन्हीं के चलते मुझे जो हॉकी है इसका शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया। हॉकी स्टिक खरीदने तक की मेरी हैसियत नहीं थी, इसे इसलिए अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो यहाँ पर धनराज ने बताया अपने बारे में कि जो मेरी हॉकी स्टिक है वो मुझे, मेरे पास बचपन से मैं हॉकी स्टिक तक नहीं हुआ करती थी, जिससे हॉकी खेली जाती जिसको हम हॉकी बोलते हैं स्पेशली, तो वो मेरे पास नहीं थी। और उसके दम पर मैं खेलना तो चाहता था, लेकिन मैं कैसे खेलता, क्योंकि हॉकी स्टिक मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैं उसका अरेंज करता था अपनी तरफ से, अपने साथियों से उसको लेना और उनसे उनसे थोड़ी देर के लिए मांग लेना, और एक दूसरे से मांग करके ही मैंने अपना काम चलाया है। मेरे दोनों बड़े भैया हॉकी खेलते थे, तो जब मेरे एक बड़े भैया का जब सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ, तो तब ये कहते हैं कि उनकी जो पुरानी स्टिक थी उसे उस स्टिक को मुझे खेलने का मौका मिला, उस स्टिक से मुझको खेलने का मौका मिला। और वो मेरी अपनी स्टिक थी, हालांकि पुरानी थी, लेकिन वो मेरी पहली स्टिक थी। मुझे अक्सर इंतज़ार करना पड़ता था कि जब सारे लोग खेल लेंगे उसके बाद मुझे खेलने को मिलेगा, तो मेरे को लंबा इंतज़ार भी इसके लिए करना पड़ता था। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तो पिल्ले जी बताते हैं कि जो उनकी पहली राष्ट्रीय हॉकी थी वो 1985 में मणिपुर में उनके द्वारा खेली गई, पहली इनकी अपनी जूनियर हॉकी। और तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे के समान, छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था और दुबला पतला था। अपनी दुबली पतली कदकाठी के बावजूद भी जो मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश भी नहीं करता था, यानी कि दुबले भी थे और खासियत भी थी इनके अंदर। मैं बहुत जुझारू था, जुझारू यानी कि अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना। तो जुझारू थे ये, और मैदान में ये खुद स्वयं बता रहे हैं कि मैं मैदान में भी और मैदान के बाहर भी मैं बहुत जुझारू था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कब खेली हॉकी? 85 में, और उसके तुरंत एक साल बाद 86 में इनको सीनियर टीम में डाल दिया गया, और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने ये कहते हैं कि मेरे बड़े भाई रमेश ने मुझे मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मुंबई लीग में बहुत ही बेहतरीन खेल खेला, और हमने खूब धूम मचाई। तो दोनों पिल्ले ब्रदर्स ने मुंबई लीग में जब खूब अच्छा खेला तो दोनों की बड़ी प्रशंसा हुई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि मुझे बुलावा आएगा, ओलंपिक खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा मौका उनको मिला नहीं।
आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं तो हमारी उम्मीदें बन जाती हैं, एक ना एक नई चीज़ हम सीखने की कोशिश करते हैं और हमारी उम्मीद बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही धनराज पिल्ले के साथ हुआ। इन इन्होंने 85 में एंट्री करी और 86 में इनको सीनियर टीम के लिए चुन लिया गया, जहां इन्होंने मुंबई लीग खेला अपने बड़े भाई के साथ और वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है 98 में मेरे को ओलंपिक खेलने का मौका मिले, बट इनको नेशनल का ओलंपिक खेलने के लिए नहीं बुलाया गया। और मेरा तब ये कहते हैं कि मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। छोटी में तो छोड़ो, 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल ही अल्विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कहते हैं कि 88 में तो मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन ठीक उसके एक साल बाद मुझको एशिया कप के लिए चुना गया। ओलंपिक के लिए तो नहीं, लेकिन एशिया कप के लिए, जो ऑलविन में एशिया कप होना था उसके लिए मुझे चुन लिया गया। और तब से मैंने अभी तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यहाँ पर धनराज जी के बारे में विशेष बात बताई गई कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे जी ने लिखा है कि धनराज पिल्ले जो है वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, विस्मय यानी कि आश्चर्यजनक चीज़ों से भर देता है, तो कभी खींच जाता है, कभी नाराज़ भी हो जाता है। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो यहाँ पर धनराज के बारे में बताया गया है कि वो हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं और कभी कभी आश्चर्यजनक बातें भी करते हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। उनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं, कई भाव हैं। वो ज़मीनी व्यक्ति हैं और ज़मीन से उठ करके ही ये आसमान के सितारे बने हैं। इस बात को यहाँ पर डिकोड किया गया है। तो विनीता पांडे जी पूछ रही हैं सवाल पे सवाल और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं धनराज पिल्ले। इसके आगे के सवाल का क्या जवाब है और उन्होंने किस तरीके से कितनी सफाई से अपने जीवन की सब छोटी छोटी बातों को बताया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।